तो कभी गौर करें तो पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी ही कमाल की क्रिएशन है। किस तरह से हमारे बॉडी ऑर्गन्स काम करते हैं, कैसे ये पूरा सिस्टम वर्क कर लेता है कि हमें इसके सिस्टम और प्रोसेसिंग पर बहुत ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ता। और कई बार इसलिए हम अपनी बॉडी के लिए गैर जिम्मेदार भी हो जाते हैं। लेकिन अगर ब्रेन की बात करें तो ब्रेन तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्गन है ही है। ये शरीर का वो हिस्सा है जिससे पूरी की पूरी बॉडी कंट्रोल होती है। हमने कई बार देखा होगा कि हमारी सोसाइटी में कई ऐसे लोग मिल जाते हैं जो थोड़ा अजीब बिहेव करते हैं या उन्हें चीजों को भूलने की बीमारी होती है। ज्यादातर इन मामलों में कहीं न कहीं ब्रेन इंजरी या ब्रेन डैमेज ही रीजन होता है और हमें इसके बारे में नहीं मालूम होता। अगर हम इस मामले में अवेयर होना चाहते हैं तो आज की ऑडियो बुक समरी हमारे लिए है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ऑडियो बुक समरी, द मैन हु मिस्टूक हिज वाइफ फॉर अ हैट एंड अदर क्लिनिकल टेल्स, जिसे लिखा है डॉक्टर ओलिवर सैक ने। ओलिवर सैक एक एक्सपर्ट न्यूरोलॉजिस्ट हैं। वो कहते हैं कि ह्यूमन ब्रेन यूनिवर्स की सबसे अमेजिंग चीज है जिसे साइंटिस्ट अब तक समझने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर ओलिवर काफी फेमस हैं और उन्हें अपने काम के लिए कई सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। इसके अलावा वो कई बेस्ट सेलर बुक के ऑथर भी हैं। इन बुक्स में उन्होंने ज्यादातर अपने पेशेंट्स की केस स्टडीज की स्टोरी शेयर की हैं। तो आइए शुरू करते हैं ऑडियो बुक समरी ऑफ द मैन हु मिस्टूक हिज वाइफ फॉर अ हैट एंड अदर क्लिनिकल टेल्स। क्या आपको कभी ये सोचकर हैरानी हुई है कि हम इंसानों का दिमाग एक अनसुलझी पहेली है? हमारे इस छोटे से ब्रेन में इतनी नॉलेज भला कैसे स्टोर हो जाती है? हमारा माइंड इतना पावरफुल कैसे है? ह्यूमन ब्रेन इतना मिस्टीरियस है कि न्यूरोलॉजी और साइकोलॉजी जैसे डिफरेंट फील्ड्स के एक्सपर्ट्स कई सालों से इसे समझने की कोशिश करते आए हैं, पर अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो समझ से परे है। हम में से ज्यादातर लोगों को ब्रेन डैमेज के बारे में उतनी नॉलेज नहीं होती है। ब्रेन रिलेटेड कंडीशंस के बारे में भी हमें तभी पता चलता है जब ऐसा कोई केस हमारे सामने आए। आपको शायद यकीन ना आए, मगर कई सारे स्पेशल केसेस में पेशेंट्स को ब्रेन ट्यूमर या हेड इंजरी की वजह से अजीबोगरीब दिमागी बीमारियां हुई हैं। ये बीमारियां ऐसी हैं जिसमें दिमाग के कुछ पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं। ये बुक भी ऐसे ही पेशेंट्स के बारे में है जिनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन को लेकर डॉक्टर ओलिवर सैक ने ये बुक लिखी है। वो इस बुक के ऑथर होने के साथ साथ एक एक्सपर्ट न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं। इस बुक में उन्होंने ऐसे पेशेंट्स की स्टोरीज शेयर की हैं जिन्हें पढ़कर रीडर्स या सुनने वाले हैरान रह जाते हैं। तो आइए इस बुक को शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ह्यूमन ब्रेन कितना पावरफुल है। द मैन हु मिस्टूक हिज वाइफ फॉर अ हैट, वो आदमी जिसने अपनी वाइफ को हैट समझ लिया था। क्या आपको कभी ख्याल आया है कि अगर आपको लोगों के चेहरे ही याद न रहे तो क्या होगा? जैसे आपने किसी की शक्ल देखी, उसे देखकर आप मुस्कुराए और उससे बात करने लगे, पर जैसे ही वो आदमी जाता है आप उसकी शक्ल भूल गए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? कितनी अजीब बात है ना। आप जिस इंसान से 1 मिनट पहले बात कर रहे थे, एक ही पल में वो आपके लिए अजनबी बन गया। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि कुछ अनलकी लोग ऐसे भी हैं जो इस कंडीशन के साथ रहने को मजबूर हैं, क्योंकि उनकी विजुअल प्रोसेसिंग में कोई खराबी आ जाती है। ये तब होता है जब सर पे गहरी चोट आए या इंसान किसी हादसे का शिकार हो। इन पेशेंट्स का ब्रेन लोगों के चेहरे प्रोसेस नहीं कर पाता, इसीलिए ये लोग कुछ स्पेशल फीचर्स के जरिए किसी को पहचानने की कोशिश करते हैं, जैसे कि दोनों गालों पर डिंपल्स या फिर नाक पर तिल वगैरह। मिस्टर पी एक जाने माने म्यूजिशियन और टीचर थे। उनका कहना था कि वो अपने स्टूडेंट्स को उनके नाम से नहीं बल्कि उनकी आवाज से पहचानते हैं। उनकी ये बात लोगों को बड़ी अजीब और फनी लगती थी। कई बार तो मिस्टर पी नॉन लिविंग थिंग्स यानी बेजान चीजों को भी इंसानों की तरह ट्रीट करने लगते थे। जैसे कि कई बार वो दरवाजे के नॉब या फायर हाइड्रेंट से रियल इंसानों की तरह बात करते थे। उनको डायबिटीज थी, इसलिए उन्हें डर था कि कहीं वे अंधे ना हो जाएं। इसलिए वो एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास गए। एक्सपर्ट ने उन्हें बताया कि उनकी आंखें एकदम ठीक हैं। उसने ये भी कहा कि मिस्टर पी को उनके पास आने के बजाय किसी न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। और इस तरह डॉक्टर सैक और मिस्टर पी की मुलाकात हुई। शुरू में डॉक्टर सैक को उनके बारे में कुछ अजीब नहीं लगा, पर जब दोनों की बातचीत बढ़ती गई तो डॉक्टर ने नोटिस किया कि मिस्टर पी उनके चेहरे को बड़े गौर से देख रहे थे। वो उनकी लेफ्ट आई, फिर राइट आई और फिर चिन को स्टडी कर रहे थे। लेकिन मिस्टर पी डॉक्टर सैक का पूरा चेहरा एक बार में नहीं देख पाए।
और यही बात डॉक्टर सैक को कुछ अजीब लगी। उन्होंने मिस्टर पी के कुछ रूटीन एग्जामिनेशन किए, जैसे मसल स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन और रिफ्लेक्सेस वगैरह। डॉक्टर ओलिवर ने मिस्टर पी को अपना लेफ्ट शू निकालने को बोला। फिर उन्होंने उसे दोबारा पहनने को बोला, पर मिस्टर पी जूता नहीं पहन पाए। डॉक्टर सैक उन्हें शू पहनने में हेल्प करने लगे तो उन्होंने कहा, मैंने अपना जूता पहना तो हुआ है। तो डॉक्टर ने उनके पैर की तरफ पॉइंट करते हुए कहा कि आपका जूता अभी भी फ्लोर पर है। इस पर मिस्टर पी ने डॉक्टर के पैर की तरफ इशारा करते हुए कहा, ओह, मैं समझा कि ये मेरा पैर है। बस कुछ इस टाइप की अजीब बातों के अलावा डॉक्टर ओलिवर को मिस्टर पी में और कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही थी। फिर डॉक्टर सैक ने एक मैगजीन उठाकर उसमें से एक पिक्चर मिस्टर पी को दिखाई और उसे डिस्क्राइब करने को बोला। मिस्टर पी उस पिक्चर का कलर, शेप या बाकी के स्मॉल फीचर तो बता रहे थे, लेकिन पूरी पिक्चर क्या है ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था। फिर डॉक्टर सैक ने उन्हें सहारा डेजर्ट की पिक्चर डिस्क्राइब करने को बोला तो मिस्टर पी ने कहा कि वहां पर एक नदी और एक छोटा सा गेस्ट हाउस है। डॉक्टर सैक हैरान रह गए क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था और मिस्टर पी को लगा कि डॉक्टर साहब उनके इस जवाब से इम्प्रेस हो गए। मिस्टर पी चेयर से उठे। वो देख रहे थे कि उन्होंने अपनी हैट कहाँ रख दी है। उनकी वाइफ चेयर पर बैठी थी और उनका वेट कर रही थी कि अचानक मिस्टर पी ने अपनी वाइफ का सिर पकड़ा और उसे अपने सर पे रखने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें लगा कि ये उनका हैट है। दरअसल मिस्टर पी ने अपनी वाइफ को ही अपना हैट समझ लिया था। डॉक्टर सैक मिस्टर पी का एग्जामिनेशन करने उनके घर जाया करते थे। हालांकि मिस्टर पी को शेप्स और कार्टून के कैरेक्टर्स याद रह जाते थे, लेकिन उन्हें उनके अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों की पिक्चर दिखाई गई तो वे उनके नाम भूल गए थे। उन्हें अपने को-वर्कर्स और स्टूडेंट्स के नाम भी याद नहीं थे। अगर मिस्टर पी किसी को जानते थे तो वो उसे उसके किसी खास फेशियल फीचर से याद रखते थे। वो चीजों को क्लूज में या यूनिक फीचर से देखते थे क्योंकि उन्हें पूरी पिक्चर समझ नहीं आती थी। नेक्स्ट चैप्टर है द मैन हु फेल आउट ऑफ बेड, वो आदमी जो बेड से गिर गया। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारा ब्रेन कितना कॉम्प्लेक्स है। खोपड़ी के अंदर का ये छोटा सा हिस्सा हजारों लाखों मेमोरीज स्टोर करता है, न जाने कितने ही नाम याद रखता है, यानी दुनिया भर की इंफॉर्मेशन ब्रेन के अंदर स्टोर रहती है। हमें जैसी भी जो भी जानकारी चाहिए हम अपने ब्रेन पर डिपेंड रहते हैं। हालांकि आज के टाइम में ब्रेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आसानी से पता चल जाती है, जबकि 100 साल पहले ऐसा नहीं था। आज मेडिकल साइंस काफी एडवांस हो चुका है, फिर भी ह्यूमन ब्रेन की बहुत सारी मिस्ट्रीज अभी तक भी सॉल्व नहीं हो पाई हैं। अगर ब्रेन में कोई ब्लड क्लॉट आ जाए या किसी ब्रेन की ब्लड वेसल में कोई एयर बबल हो तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम बन सकती है। बेशक ब्रेन के छोटे से पार्ट में चोट लगी हो, पर यह आपकी पूरी बॉडी को अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि बॉडी का हर पार्ट हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमारा ब्रेन हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। एक बार डॉक्टर सैक एक पेशेंट के रूम में गए। वो एक जवान आदमी था और नॉर्मल लग रहा था, लेकिन ये उसके सोने से पहले की बात थी। उस आदमी ने बताया कि एक दूसरे डॉक्टर ने उसे एग्जामिन करके बताया है कि उसे लेजी लेफ्ट लेग की प्रॉब्लम है। जब वो आदमी सोकर उठा तो वो जमीन पर लेटा था। उसने बेड पर जाने से मना कर दिया और बड़ी देर तक अपने लेफ्ट लेग को घूरता रहा। डॉक्टर सैक ने उसे वापस बेड पर जाने को बोला तो वो बुरी तरह अपना सिर हिलाकर मना करने लगा। उसने कहा कि बेड पर एक कटा हुआ इंसानी पैर पड़ा है। वो बुरी तरह से डरा हुआ लग रहा था। इससे पहले कि डॉक्टर सैक कुछ बोल पाते वो आदमी डरते हुए बोलने लगा, मेरे बेड पर यह अजीब सा ठंडा पैर क्यों पड़ा है? लगता है किसी नर्स ने मेरे साथ ये खतरनाक मजाक किया है। असल में उस पेशेंट को लग रहा था कि न्यू ईयर की शाम में नर्स ने शायद कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है और उसके साथ कुछ प्रैंक किया है। मुझे लगता है कि शायद नर्स ने कोई कटी हुई टांग लाकर बेड पर रख दी होगी। ये कहते हुए उस पेशेंट के फेस पर बड़ी प्राउड वाली फीलिंग थी, जैसे उसने कोई मिस्ट्री सॉल्व कर ली हो। और अचानक उसने बेड पर रखे हुए उस पैर को, जो सिर्फ उसे दिख रहा था, उठाकर बेड से फेंक दिया। उसके होठ कांप रहे थे। वो बुरी तरह से डरा हुआ था और बार बार यही कह रहा था कि ये लेग उसका पीछा कर रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी से चिपक गया है। और वो पैर, जो कि उसका अपना ही पैर था, अपनी बॉडी से अलग करने की कोशिश करने लगा। वो आदमी डर के मारे चिल्लाए जा रहा था कि तभी डॉक्टर सैक बीच में आए और उसे समझाया कि ये उसका अपना ही पैर है। लेकिन वो डॉक्टर की बात मानने को तैयार नहीं था। उसे लगा कि डॉक्टर सैक उससे कोई मजाक कर रहे हैं। फिर बड़ी देर बाद आखिरकार उसे समझ आया कि ये उसका अपना ही पैर था, जिसे वो किसी और का समझ रहा था।
उसने डॉक्टर को बताया कि उसे अपना पैर किसी और का लगता है। तो डॉक्टर ने पूछा कि अगर ये किसी और का पैर है तो तुम्हारा पैर कहाँ है? इस सवाल पर उस आदमी की शक्ल देखने लायक थी और वो धीरे से बोला, मेरा पैर गायब हो गया है और मिल नहीं रहा। ऑन द लेवल, जैसा कि सब जानते हैं, हमारी 5 सेंस होती हैं। फिर भी एक और सेंस है जो अनकॉन्शियस और ऑटोमेटिक काम करती है। हम में से कुछ लोग इसे सिक्स्थ सेंस भी बोलते हैं। अब ये सेंस आपको समझने में हेल्प करती है, जैसे कि आपके हाथ आपके साइड में है या आपके पैर बॉडी के निचले हिस्से में है या फिर आपकी बॉडी प्रॉपर ढंग से शेप्ड है। ये सिक्स्थ सेंस प्रोप्रियोसेप्शन कहलाती है और हम अक्सर इसका फायदा उठाते हैं क्योंकि हम इसे सीरियसली नहीं लेते। हालांकि प्रोप्रियोसेप्शन के बिना आपको अपनी बॉडी नहीं लगेगी। प्रोप्रियोसेप्शन अक्सर अनकॉन्शियस और टेकन फॉर ग्रांटेड सेंस है क्योंकि इस पर ध्यान देने की कोई खास वजह हमें नहीं लगती। हमारा इस पर ध्यान तभी जाता है जब ये मिसिंग होती है। जैसे कि अचानक हमें सांस की प्रॉब्लम हो जाए तो हमें समझ में आएगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सैक एक रिटायरमेंट विलेज के न्यूरोलॉजी क्लिनिक में मिस्टर मैकग्रेगर से मिले। मिस्टर मैकग्रेगर उनके पास ये प्रॉब्लम लेकर आए थे कि लोग उन्हें बोलते हैं कि वो एक साइड को झुककर चलते हैं, जबकि उन्हें लगता है कि वो एकदम सीधे चल रहे हैं। तो इस बात का पता लगाने के लिए डॉक्टर सैक ने मिस्टर मैकग्रेगर से एक स्ट्रेट लाइन में चलने को बोला और बताया कि वो उनका वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। डॉक्टर सैक ने एक बात नोटिस की, मिस्टर मैकग्रेगर 93 की उम्र में भी काफी अलर्ट थे और उन्हें देखकर उनकी एज का पता नहीं चलता था। मिस्टर मैकग्रेगर कॉन्फिडेंस से खड़े हुए और चलने लगे। डॉक्टर सैक ने खुद अपनी आंखों से देखा कि वो स्ट्रेट नहीं चल रहे थे, वो एक साइड को झुके थे। लोगों ने जो बात बोली थी एकदम सच थी। मिस्टर मैकग्रेगर ने जब अपने चलने का वीडियो देखा तो हद से ज्यादा हैरान थे। उन्होंने बताया कि उन्हें जरा भी फील नहीं होता कि वो एक साइड झुककर चल रहे हैं। डॉक्टर सैक ने उस ओल्ड मैन को प्रोप्रियोसेप्शन के बारे में बताया। मिस्टर मैकग्रेगर ने एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर ये बताने की कोशिश की कि उन्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। ओल्ड मैन ने कहा कि सबके दिमाग में एक छोटी सी आवाज रहती है जो उन्हें बताती है कि साइड में मत झुको, सीधे चलो, पर मेरे माइंड में ऐसी कोई वॉइस नहीं है। और डॉक्टर सैक समझ गए कि ओल्ड मैन क्या कहना चाहता है। मिस्टर मैकग्रेगर ने यह भी कहा कि उनकी ये प्रॉब्लम कुछ हद तक कारपेंटर के काम की वजह से भी है जो वो पहले किया करते थे। वो एक टूल यूज किया करते थे जिसे स्पिरिट लेवल बोलते हैं, जिससे कारपेंटर्स को पता चलता है कि कोई सरफेस लेवल अप है या नहीं। ये एक बार जैसा लगता है जिसमें मिडिल में एक वाटर ट्यूब होती है। जब सरफेस लेवल अप रहता है तो वाटर बबल ट्यूब के मिडिल में रहता है, पर अगर सरफेस एक साइड को झुका होगा तो बबल कहीं और चला जाएगा। पार्किंसंस की डिसीज होने से मिस्टर मैकग्रेगर का नेचुरल बॉडी स्पिरिट लेवल खराब हो चुका था। अब डॉक्टर सैक और मिस्टर मैकग्रेगर दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम को दूर करने में जुट गए। मिस्टर मैकग्रेगर के आई ग्लासेस के दोनों साइड में एक एक्सटेंडेड हॉरिजॉन्टल लेवल फिक्स किया गया ताकि उन्हें पता चल सके कि वो एक साइड में झुक रहे हैं या नहीं। शुरू में काफी मुश्किलें आई क्योंकि मिस्टर मैकग्रेगर को बार बार लेवल चेक करना पड़ता था, लेकिन फिर जल्दी ही उन्हें इसकी हैबिट हो गई और फाइनली ओल्ड मैन मिस्टर मैकग्रेगर को एकदम सीधे होकर चलना आ गया था। नेक्स्ट चैप्टर है आईज राइट। मिस्टर मैकग्रेगर के जैसे केसेस को ट्रीट करना काफी चैलेंजिंग है, जिन्हें मालूम ही नहीं होता कि उनके साथ कुछ प्रॉब्लम है। इसीलिए बड़े पेशेंट्स के साथ हमें उनके साथ मिलकर उन्हें उनकी प्रॉब्लम बतानी पड़ती है। फिर पेशेंट को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मनाना पड़ता है। कोई ऐसा तरीका ढूंढना पड़ता है जो उनके लिए बेस्ट हो, जैसे कोई टूल या टेक्निक जिसे पेशेंट आसानी से अडॉप्ट कर सके और अपनी हैबिट बना ले। अब शायद यकीन नहीं करेंगे, पर कुछ लोग सिर्फ एक आंख से देख पाते हैं। ये किसी अंधेपन की वजह से नहीं, बल्कि उनके ब्रेन के विजन कंट्रोलर के डैमेज होने की वजह से होता है। पेशेंट को दूसरी साइड देखने के लिए पूरा 360 डिग्री घूमना पड़ता है ताकि उसे पूरा व्यू देख सके। जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम होती है वो लोग सीसीटीवी कैमरे की हेल्प से अपने चारों तरफ देख सकते हैं। इनकी सिर्फ एक ही आंख काम करती है, इसीलिए इन्हें किसी न किसी टूल की जरूरत पड़ती है। मिसेस एस को खतरनाक स्ट्रोक पड़ा था, जिससे उनकी राइट आई सेरेब्रल हेमिस्फीयर से अफेक्ट हो गई। उन्हें अपनी बाईं आंख से कुछ भी नहीं दिखता था। उन्हें नर्स से अक्सर शिकायत रहती थी कि उनकी फूड ट्रे में डेजर्ट क्यों नहीं है, जबकि डेजर्ट ट्रे के लेफ्ट साइड में होती थी। मिसेस एस की नर्स उन्हें बार बार याद दिलाती थी कि वो उनके पास ही मौजूद है। अगर वो अपना सर घुमा के राइट आई से देखती तो ही उन्हें अपनी नर्स दिखती थी।
इस स्ट्रोक की वजह से मिसेज एस को लेफ्ट साइड की कोई चीज नजर नहीं आती थी और वो फेस के सिर्फ राइट साइड का ही मेकअप करती थी, तो दूसरा साइड मेकअप फ्री रह जाता था। मिसेज एस ने टर्निंग इन सर्कल्स टेक्निक अडॉप्ट कर ली थी ताकि उन्हें लेफ्ट की चीजें भी नजर आएं। इसके बावजूद उनसे कई बार गलती हो जाती थी क्योंकि उनके सारे इम्पल्सेस ऑटोमेटिकली सिर्फ और सिर्फ राइट साइड में जाते थे। डॉक्टर सैक ने जब मिसेज एस के लिए एक वीडियो कैमरा सेटअप किया ताकि उन्हें अपने फेस का लेफ्ट साइड दिख सके, तो मिसेज एस इस बात से और भी अपसेट हो गईं और उन्होंने लेफ्ट साइड में देखने से मना कर दिया। द प्रेसिडेंट्स स्पीच। अफासिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को वर्ड्स को समझने और बोलने में प्रॉब्लम होती है। यानी जिन लोगों को अफासिया की बीमारी होती है उन्हें जो कुछ भी बोला जाता है वो समझ नहीं पाते। अफासिया की बीमारी इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आती। इसे स्पॉट करना काफी लंबा और थकाने वाला प्रोसेस है। न्यूरोलॉजिस्ट ये चेक करता है कि पेशेंट अजीब बिहेव कर रहा है या उसके बोलने का तरीका स्ट्रेंज है, वो बिना किसी एक्सप्रेशन या इमोशन से बात करता है या नहीं। कुछ अफासिया के पेशेंट्स रोबोटिक वॉइस में भी बात करते हैं। अब क्योंकि अफासिया के पेशेंट्स को वर्ड समझने में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए उन्हें नॉन वर्बल क्लूज पर डिपेंड रहना पड़ता है। वो किसी की वॉइस टोन, बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन से अंदाजा लगाते हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा होगा। इसके अलावा अफासिया के पेशेंट्स को इजीली पता लग जाता है कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ। उन्हें सच्चे या फेक पर्सन के बीच का फर्क पता चल जाता है। ब्रेन की एक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन है जिसे एग्नोसिया बोलते हैं। ये अफासिया के एकदम अपोजिट है। इसमें पेशेंट्स को सिर्फ और सिर्फ वर्ड समझ में आते हैं, उन्हें शब्दों की टोन या फीलिंग्स समझ नहीं आती है। ऐसे ही एक बार हॉस्पिटल के वार्ड में अफासिया के पेशेंट्स टीवी पर प्रेसिडेंट की स्पीच देखते वक्त जोरों के ठहाके लगा रहे थे। उन्हें प्रेसिडेंट की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उनके फेस एक्सप्रेशन देखकर वो समझ गए थे कि मिस्टर प्रेसिडेंट जो कुछ बोल रहे हैं एकदम झूठ है। अफासिया के अलावा वहां एग्नोसिया के पेशेंट्स भी थे जो टीवी देख रहे थे। उनमें से एक थी एमिली, जो पहले एक स्कूल टीचर थी। एमिली को एग्नोसिया था। उसे प्रेसिडेंट की वॉइस टोन, बॉडी लैंग्वेज या फेशियल एक्सप्रेशन कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। एमिली ने बताया कि उसे प्रेसिडेंट की स्पीच एकदम बकवास लगी। वो जरा भी इम्प्रेस नहीं हुई और उसने बोला कि शायद प्रेसिडेंट को भी ब्रेन डैमेज की प्रॉब्लम है या फिर वो कुछ छुपा रहे हैं। यस फादर सिस्टर। बदकिस्मती से ब्रेन डैमेज के कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि आपका कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो या फिर पार्किंसंस की बीमारी जो कि एक डिजेनरेटिव डिसीज है। ह्यूमन ब्रेन के ऊपर न जाने कितने ही रिसर्च किए गए, फिर भी कई ऐसे फैक्टर्स अभी बाकी हैं जो हमारे लिए एक मिस्ट्री बने हुए हैं। हमारा ब्रेन इतना कॉम्प्लेक्स है कि अगर इसका कोई पार्ट डैमेज हो जाए तो ह्यूमन बॉडी पर इसका काफी इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि मान लो ब्रेन का अगर फ्रंटल लोब्स कैंसर के टिश्यू से ढका हुआ हो तो पेशेंट्स में पर्सनैलिटी चेंजेस की प्रॉब्लम आ जाती है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसका अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं निकला है। मिसेस बी एक फॉर्मर रिसर्च केमिस्ट हैं। उनका मूड अचानक से चेंज हो जाता है, जैसे कि एक पल पहले वो काफी फनी होती हैं तो दूसरे ही पल उन्हें बेहद गुस्सा आ जाता है। उनके इस बदलते हुए मूड से उनके फ्रेंड्स और फैमिली को बड़ी प्रॉब्लम होती है। उन्हें लगता है कि जैसे मिसेस बी बदल गई हैं, उन्हें किसी की परवाह नहीं है वगैरह वगैरह। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि एक ब्रेन ट्यूमर की वजह से मिसेस बी की पर्सनैलिटी में अचानक से चेंजेस आते हैं। एक दिन डॉक्टर सैक मिसेस बी से मिले। दोनों जब बातें कर रहे थे तो वो उन्हें फादर, सिस्टर या डॉक्टर के नाम से बुला रही थी। डॉक्टर सैक ने जब इसका रीजन पूछा तो मिसेस बी ने बताया कि डॉक्टर सैक का फेस और दाढ़ी उन्हें एक पादरी की याद दिलाती है और उनके कपड़े एक नन की। लेकिन जब वो उनके स्टेथोस्कोप को देखती हैं तो उन्हें डॉक्टर बोलती हैं। मिसेस बी ने ये भी बताया कि ये बात ज्यादा मैटर नहीं करती, हालांकि उन्हें मालूम है कि डॉक्टर, पादरी और नन अलग अलग होते हैं। तो ये मिसेस बी का आउटलुक था। उनके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता था क्योंकि उनकी नजरों में सब सेम था। और उसने ये भी बताया कि उन्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उन्हें सब एक जैसे लगते हैं। हैंड्स। इमेजिन करो कि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और आप काफी नर्वस हैं क्योंकि इन एग्जाम्स की ग्रेड्स आपके लिए काफी मैटर करते हैं। आप स्टडी करने बैठते हो पर बुक में आपका मन नहीं लगता। आप जो पढ़ते हो सब माइंड से निकल जाता है। आपको बार बार यही ख्याल आता है कि आप एग्जाम में फेल होने वाले हो। फेल होने का डर आपको पढ़ने नहीं दे रहा। आप इतने टेंशन में हो कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। तो देखा आपने, थॉट्स कितने पावरफुल होते हैं।
जब आपको लगे कि आपसे कुछ भी अचीव नहीं होगा तो सच में ऐसा होता है। जिस काम के लिए आपका माइंड नेगेटिव सोचता है तो बॉडी भी साथ नहीं देती। मैडेलिन एक 60 साल की लेडी है। उसे सेरेब्रल पाल्सी की बीमारी है। वो अंधी और बीमार रहती हैं। मैडेलिन अपने लगातार कांपते हाथों की वजह से कोई काम नहीं कर पाती। जब से वो पैदा हुई हैं पूरी तरह अपने घर वालों पर डिपेंड हैं। अपने हाथों की कंडीशन की वजह से उसे ब्रेल से पढ़ने में भी दिक्कत होती थी। अगर कुछ पढ़ना हो तो उसे लोगों पर डिपेंड रहना पड़ता है। डॉक्टर सैक ये जानकर हैरान रह गए क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि मैडेलिन को इतनी सीरियस प्रॉब्लम है। मैडेलिन अपने हाथों से टच करके सब कुछ फील कर सकती है, लाइट टच, पेन, टेम्परेचर वगैरह, लेकिन वो अपने हाथों से चीजें नहीं पहचान पाती। यहाँ तक कि डॉक्टर सैक के हाथों को भी नहीं पहचान पाई। ये चीज और भी हैरान करने वाली थी क्योंकि डॉक्टर को लगा कि मैडेलिन अगर सेंसेशन फील कर सकती है तो चीजों को टच करके उन्हें पहचान क्यों नहीं सकती। फिर डॉक्टर सैक को ख्याल आया कि मैडेलिन अपने हाथों को यूज करना इसीलिए नहीं सीख पाई क्योंकि उसकी फैमिली ही उसे सब कुछ करके देती थी। क्योंकि सभी को यही लगता था कि मैडेलिन के लगातार हिलते हुए हाथ किसी काम के नहीं हैं। और यही वजह थी कि मैडेलिन को अपने हाथों से चीजों को एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिला था। अपने बिलीव्स के अगेंस्ट जाना मुश्किल होता है। मैडेलिन कई सालों से यही मानती आ रही थी कि उसके हाथ बेकार हैं। तो डॉक्टर सैक ने एक सिंपल प्लान बनाया। उन्होंने नर्स को बोला कि वो जानबूझकर मैडेलिन के खाने की ट्रे उसकी पहुंच से थोड़ा दूर रखे। नर्स ने ऐसा ही किया और जब मैडेलिन को बेहद भूख लगी तो उसने नर्स के आने का वेट नहीं किया बल्कि खुद ही अपने खाने की ट्रे पकड़ ली। 60 सालों में पहली बार मैडेलिन ने अपने हाथों को यूज किया था। इस एक्सपेरिमेंट के बाद मैडेलिन के अंदर और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट आया। फिर कुछ ही टाइम के बाद उसने क्ले स्कल्पचर से चेहरा, सिर और बाकी फिगर्स बनाने सीख लिए। तो दोस्तों इसी के साथ ही ऑडियो बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है और बहुत सारे सटल लर्निंग्स के कंक्लूजन हमें मिलते हैं। इस बुक को पढ़ने के बाद आपने कुछ चीजें सीखी होंगी। पहली तो ये कि हमारा ब्रेन वैसे तो काफी सॉफ्ट ऑर्गन है पर इतना पावरफुल है कि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। दूसरी चीज, जब ब्रेन में कोई इंजरी हो जाती है तो इस बात के पूरे चांसेस हैं कि हमारी बॉडी के बाकी हिस्से भी अफेक्ट हो सकते हैं। तीसरी चीज, ब्रेन में एक छोटी सी चोट या ट्रॉमा भी काफी सीरियस प्रॉब्लम बन सकता है। और लास्ट में ब्रेन की इन रेयर कंडीशंस के बारे में जानकर हमें उन पेशेंट्स को समझने में हेल्प मिलेगी जिन्हें ये प्रॉब्लम है। इन पेशेंट्स की लाइफ काफी मुश्किलों से भरी हुई होती है। कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि उनके साथ प्यार और नरमी से बर्ताव करें और हमें उन्हें एनकरेज भी करना चाहिए। इन पेशेंट्स को ब्रेन की रेयर कंडीशन से बीमारी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी लाइफ बर्बाद है। ऐसा नहीं है। इन्हें भी जीने का उतना ही हक है जितना कि नॉर्मल लोगों को। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के सपोर्ट से ये लोग भी एक खुशहाल और सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं।